अच्छा जी, हम आज बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ बैठे हैं। वैसे तो मैं खुद भी बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हूँ, मेरे से ज़बरदस्त कोई और हो नहीं सकती है, लेकिन आज मेरे से भी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी डॉक्टर इश्तियाक साहब मेरे साथ आज बैठे हुए हैं। और आज हम एक छोटे से टूर पे जा रहे हैं और फिर वापस आते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं और अदनान इफ्तार एडवेंचर के जो नाज़रीन है वो डॉक्टर इश्तियाक साहब की इल्म से, इनकी बातों से फैज़याब हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इंशाल्लाह लेटर बना लिया तो इंशाल्लाह आई सेंड इट टू यू टुडे इंशाल्लाह। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बिजी आदमी है, तो मैंने इन्हें एंगेज कर लिया और एंगेज भी हो गए हैं। तो खैर हम गपशप लगाते हैं। साइड से चलेंगे। जी साइड से चलें। अच्छा, बचा के इनको ये अपने आप को बचा के। हाँ, ये आगे से गाड़ी आ रही है ना, ठीक हो गया, ठीक हो गया। केयरफुल ड्राइविंग करें आप। ये देखिए तो आगे आपके शीशे टूटे हुए फ्रंट स्क्रीन के बैठा भी मैं उसी साइड पे हूँ। कोई मसला नहीं, वैसे तो ये आप क्या करेगा। भाभी के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है लेकिन चले ये बातें तो ना करें ना फिर आप। ऐसा देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये रिस्क है ना, ये ये रिस्क है, ये हवा तेज हो, बारिश तेज हो तो सीधा जो है ना वो दिल पे सीधा आके लगे। शीशे दिल पे आके लगेंगे सर, तो इसलिए ये अच्छा सर सुनाएं क्या गपशप है कोई। यार मैं तो चाह रहा था कि आप हंगरी में बड़ा अरसा गुजारा है, माशाल्लाह से पीएचडी आपने उधर की है, तो कोई हंगरी की कोई स्टोरी बताएं। मैं दरअसल आज जो मैं चाह रहा हूँ स्पेशली वो फोकस करें थोड़ा सा, क्योंकि एग्रीप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा एरिया है, और पाकिस्तान जो है ज़राअत के लिहाज से काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड भी है, जो कि अनफॉर्चुनेट है अभी सोसाइटीज़ की नज़र हो रही है, हो चुकी है बल्कि। अगर हम देखें, एक मिनट में देख लीजिए, हाँ बिल्कुल सही कनेक्टेड है। अच्छा तो खैर वो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, पॉइंट है मेरे जो इसी चैनल के निस्बत से कि अदनान इफ्तार एडवेंचर के अंदर एग्रीकल्चर, वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप है, तो एग्रीप्रेन्योरशिप भी जो है वो बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पे अगर पाकिस्तान सही मायनों के अंदर इसके अंदर जो इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके आए तो लैंड तो स्टिल पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल फार्मिंग की बात होती है, वर्टिकल की भी बहुत ज़्यादा आगे जो है वो एक नई कह सकते हैं कि जदीदियत आ चुकी है, और इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो एक अक्सर किस्सा आप जो है ना वो सुनाते थे, कुछ आधा मुझे याद है, कुछ नहीं है, जो एग्रीकल्चर के लिहाज से जो हंगरी में मेरा ख्याल पाकिस्तानी बिजनेसमैन था। हाँ यस, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर। अदनान साहब एक्चुअली दो चीज़ें हैं, देखें जी, एक तो ये है कि वो एक वहाँ पे सेमिनार होता था और वहाँ पे फैकल्टी शेयरिंग भी होती थी। यानी फैकल्टी शेयरिंग में ये होता था बेसिकली कि वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के जो प्रोफेसर हैं ना वो आते थे, और इंडिया का एक प्रोफेसर आया हुआ था। और अच्छी चीज़ ये है कि मतलब उसको रेजिडेंस प्रोवाइड करना, उसका मील का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेवरेसन उठाती थी। सिर्फ एयर टिकट का जो एक्सपेंस होता था वो इंडियन प्रोफेसर या इंडिया की जिस यूनिवर्सिटी से वो आ रहा है वो उसने पे करना होता था। राउंड ट्रिप एयर फेयर अक्सर ऐसे ही होता है, लिखा कि वो खुद करेंगे। तो वो फैकल्टी शेयरिंग यहाँ से डेवरेसन यूनिवर्सिटी से भी प्रोफेसर जाते थे और वो वहाँ से आते भी थे, तो इट वाज अ गुड प्रोग्राम टू गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एग्रीकल्चर। तो उस प्रोफेसर की बात हमें याद है कि वो कहता था कि देयर इज नो कल्चर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। मतलब वंडरफुल, हमें सुन के जो ना बहुत मजा आया उसकी बात, कि भाई कोई कल्चर नहीं है सिवाय इसके कि एग्रीकल्चर के, ये ध्यान रखें। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत अजीब है हम इस सिलसिले में। मेरे एक दोस्त हैं, वो बताते हैं जी कि हम जापान में हमने बड़ा टाइम गुजारा। जापान में हमने टाइम गुजारा तो कहते हैं जब बूढ़ा होता है तो इंसान फाइनली वो अपने घर की तरफ, अपने मुल्क की तरफ लौटता है। तो बताते हैं जी कि हमारे कुछ दोस्त थे जो कि ये साउथ पंजाब की साइड से, मुल्तान साइड से जो है वो बिलोंग करते थे, और उस तरफ जो है वो मैंगो बहुत अच्छा होता है, और दे डिसाइडेड कि जी हम यहाँ पे मैंगो ग्रो करेंगे और वी विल एक्सपोर्ट टू जापान। ठीक हो। तो उनके जो दोस्त थे वहाँ पे जापान में, तो उन्होंने उनसे बातचीत की कि जी वी वांट टू एक्सपोर्ट मैंगोस टू आवर जापानीज फ्रेंड, तो हम एक नई मार्केट जा रहे हैं, तो आप इस सिलसिले में हेल्प करें। वो जो उनके जापानीज फ्रेंड थे उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि हमें मैंगोज ना भेजें, आप हमें जहाँ पर आप ये मैंगो को ग्रो करते हैं लगाएंगे, जहाँ पे उसकी फॉर एग्जांपल सीड्स बोइंग करते हैं आप, वो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसके सैंपल आप हमें, मतलब जितने एरिया पे तो डिफरेंट सैंपल हमें उसके भेजें। ठीक हो गया। उन्होंने मैंगो नहीं इंपोर्ट किया डायरेक्टली कि जी ठीक है, मैंगो टेस्ट नहीं किया कि मैंगो टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, जब वो उन्होंने मैंगो वो सैंपल भेजे मिट्टी के, तो वो उनकी कंपनीज ने वहाँ पे बाकायदा तौर पर चेक किया, तो उसमें मतलब वो काइंड ऑफ पॉइजनरी टाइप था, जिसमें किसी चीज की सॉइल टेस्ट सही नहीं आया, सॉइल टेस्ट नहीं आया, कोई आर्सेनिक की क्वांटिटी उसमें आ रही थी। अच्छा ठीक हो मिट्टी में ना। तो जापानीज साइड के जी वी कैन नॉट इंपोर्ट, क्योंकि आप जहाँ ग्रो करते हैं उसकी मिट्टी में मतलब कुछ केमिकल है, कुछ मतलब जहरीला मवाद है, जो डेफिनेटली आप जहाँ पे मैंगो ग्रो करेंगे तो ये, और उसका इंपैक्ट जो है वो मैंगो के अंदर आएगा, वो उसमें आएगा, उसके साथ होंगे। तो वो बड़े परेशान हुए पाकिस्तानी, तो वो कहने लगे कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो मतलब बहुत बड़े बड़े एरिया पे हम ग्रो कर रहे हैं। तो वो भी क्योंकि जापान में रह के आए हुए थे, तो उन्होंने मतलब उसको फिर बाकायदा तौर पर एक डीप टेस्टिंग की। उन्होंने कहा हम चेक तो करें कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो बात ये थी कि कुछ उसके उनकी जमीनों से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के फासले पर एक लेदर की, चमड़े की फैक्ट्री थी, जो अपना वेस्ट जो है वो मतलब आप समझ लें कि थ्रो करते थे पानी में, वो पेनेट्रेट होता था, और वो उसके जो इफेक्ट्स थे वो मतलब जो है वो ट्रेवल करते थे उस मिट्टी तक, उन बागात तक जहाँ पर ये मैंगो ग्रो करते थे। तो
इस वो जो जापानीज थे वो बिल्कुल अपनी जगह पे 100% सही थे। तो वो जो जंगली की फैक्ट्री थी अपना वेस्ट फेंकते थे अनफॉर्चुनेटली, तो वो पानी के रास्ते पे वो जमीनों से आता था कंसंट्रेट होते हुए उधर आता था। तो मैं बताने का मकसद ये है कि वो लोग कहते हैं जी कि हम अपने लोगों को ऐसी चीजें नहीं खिला सकते कि जो हमारे लोगों की हेल्थ को इफेक्ट करे पूरे तरीके से। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब एग्रीकल्चर जो है, नो डाउट इट, आप एआई को ले आए, एआई एडवांस करेगी इसको, नो डाउट इट। हमने वहां पे देखा है कि वो किस तरीके से मतलब उनके इरिगेशन सिस्टम्स हैं, R&D की लैब्स हैं, तो वो बहुत वर्किंग करते हैं, सोच विचार करने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स को मतलब अपने जो कंज्यूमर्स हैं, अपने सिटीजन्स हैं, उन तक लेकर आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों के बारे में इतना केयरफुल नहीं है, ठीक है। तो मेरा ख्याल में एग्रीकल्चर जो है, अदनान साहब आप इसको बिल्कुल एग्रीप्रेन्योरशिप जो आप कह रहे हैं इसको करें, ये हमें वक्त की ज़रूरत है, नो डाउट इट। इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे वो एआई हो या कुछ भी हो। एआई एडवांस कर देगी, आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर देगी, एफिशिएंट प्रोडक्शन कर देगी, नो डाउट इन इट, ठीक है। लेकिन बस ये है कि अगर हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे मेयार, क्वालिटी के अगर वो हों तो डेफिनेटली फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी होंगी जो हमारे रेवेन्यू को बढ़ाएंगी और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो डेफिनेटली इससे बड़े होंगे और एक कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, एक्सचेंज रेट बेहतर होगा, ठीक है, पर कैपिटल इनकम बेहतर होगी और हमारा कंट्री जो है वो ग्रो करेगा, प्रॉस्पर करेगा। यही फायदा है ना, आप एक फाइनेंस के टीचर हैं, आपको पता है ये सारे इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट होने हैं अगर हम पाकिस्तान के अंदर इसी को जो है वो ग्रो करें। खैर दैट वाज रियली, लेकिन जो अक्सर जहन में आते हैं कि बहुत जबरदस्त एग्जांपल है कि इस लिहाज से जो है वो जापानीज इतना ख्याल रखते हैं उसमें, ताकि वो अपने लोगों को जो है ऐसी नहीं खुराक देना चाहते जिसके अंदर कोई ना कोई केमिकल बीच में मिक्सचर हो या उस लिहाज से हो। दरअसल एक्चुअली जो फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली मतलब जैसे माँ का कोई ना कोई लाडला बेटा होता है ना, ये गवर्नमेंट के ये क्योंकि ये पालते हैं, सच्ची बात है। यहाँ खड़ी करते हैं वो हमने उधर जाना है क्रॉस एज के ऊपर, ये इनका हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, सच्ची बात रखना चाहिए भी। और इस इकोनॉमी का भी जो बड़ा अलार्मिंग है वो टाइम्स न्यूज़ के अंदर उसका एक मिनट। चलें इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं, आगे फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं हम इसको, अपने एक छोटा सा काम कर लें। अच्छा खैर, हम एक अपना छोटा सा काम कर रहे हैं जो कि नहीं हुआ, पेंडिंग हो गया है। वापसी पे चलें, उसको भी हम करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम एक और डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं विद डॉक्टर इश्तियाक साहब, द ग्रेट प्रोफेसर। अच्छा बॉस, खैर गर्मी होगी है थोड़ी बहुत ही है ना, क्या कहते हैं, एसी चला दूं या नहीं सर, एसी ना चलाएं, नहीं है। तबीयत ठीक हुई है, अल्लाह का शुक्र है। अदनान साहब देखें, मैं उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे जी कि जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, पीस नहीं होगा, ये अनफॉर्चुनेट टेररिज्म एक्टिविटीज़ होंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं, इस बात से मैं एग्री करता हूं बिल्कुल, डेफिनेटली जब तक आपके घर में सुकून नहीं होगा, अमन नहीं होगा, ऐसा ही है, ठीक है। बाहर से क्या पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। देखिए हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की एक मीटिंग थी, यानी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने जापानीज को बुलाया हुआ था जी कि आप हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करें। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जब मीटिंग हो रही थी तो जापानीज इन्वेस्टर्स ने मतलब पाकिस्तानियों जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने बड़ी बताया उनको कि जनाब बहुत बड़ी मार्केट है, पोटेंशियल है, आप इन्वेस्ट करें तो यू विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो सब प्रेजेंटेशन सुनने के बाद जो जापानीज इन्वेस्टर्स थे ना, दे आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप हमें ये बताएं कि लास्ट 5 years में कितने पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट किया है। जो पाकिस्तानी है नहीं, जो लोकल इन्वेस्टर है उसने इधर से जाते थे। अच्छा, लोकल इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक हो गया, यानी उसका कोई परसेंटेज बताएं हमें कि P1 - P0 डिवाइड बाय P0 कि या ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या कांस्टेंट है या डिक्रीज हुई है। ठीक हो गया, ठीक है। और किस किस सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल। तो जब वो देखा तो वो जो इंडिकेटर्स थे वो बड़े मायूस कुन थे अनफॉर्चुनेटली। तो जापानीज इन्वेस्टर्स ने पता क्या कहा, कहते हैं जी कि अगर एक लोकल इन्वेस्टर
अगर उसको अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपनी मार्केट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, जो यहाँ पला है, बड़ा है, जो इस कल्चर को समझता है, ठीक है, इसकी इकोनॉमी को समझता है, इसके पॉलिटिकल सिस्टम को समझता है, जब उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि बाहर से कौन इन्वेस्टर आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे यानी ही है। अगर हम CBMs की बात करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करें, तो जब ये उसी वक्त डेवलप Possible होंगे है, जब आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। ये बात आप ध्यान में रखें। आपकी इन्वेस्टमेंट अनफॉर्चुनेटली जा रही है दुबई, आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है मलेशिया, ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे बड़ा जो आउटफ्लो हो रहा है, आपकी एजुकेशन में लोग बाहर जा रहे हैं, आपके स्किल्ड लोग मतलब छोड़ के जा रहे हैं। और ये एक थोड़ा सा है कि पिछले स्पेशली 2-3 सालों के अंदर आप कह सकते हैं कि काफ़ी ब्रांड बहुत ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ये फैक्टर्स तो है और इस पे चाहिए गवर्नमेंट को कि वो देखे और इस लिहाज से वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तो ये इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा मसला है जिस लिहाज से। सर देखिए, मैं वो एक प्रोफेसर कहा करते थे, इन्फ्लेशन जो है ना, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ना दीमक की तरह चाट जाती है। इट मींस कि उसको खोखला कर देती है, खोखला कर देती है, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो वैसे भी कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है, सेविंग है कोई नहीं। जब सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है, स्टार्टअप्स नहीं होंगे, एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनेंगे, जो मिलेगा बस खा जाएंगे, पैसा मिला, अपनी बेसिक नीड फुलफिल की और चल सके। तो सर ये सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके लिए हमें बहुत एफर्ट करनी है। स्पेशली मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। हंगरी का कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल? सारे से कितना एक अर्सा गुजारा है वहाँ पे? सर हमने तकरीबन कोई 3 साल और 2-3 माह गुजारे हैं वहाँ पे। हंगरी तो मतलब वेस्टर्न यूरोप से ज़रा मतलब डिफरेंट है, लेकिन हमसे वो लोग काफ़ी आगे हैं। हाँ वो तो है, वो मतलब हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए, आपके मुल्क को डेवलप करने के लिए आई पर्सनली बिलीव अदनान साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इज द इंटेग्रिटी। बस आपको अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाए, कमिटेड हो जाए। मैंने हर वो एक्टिविटी करनी है जिससे मेरे मुल्क को, मेरी ज़ात को फ़ायदा हो। तो सर जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, मतलब यही चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई आनन फानन चीज़ें हो गई हैं, कोई मिरेकल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली यू हैव टू सैक्रिफाइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करना पड़ेगा और ग्रेजुअल एंड स्लोली, लेकिन कंक्रीट मेजर्स के ऊपर। बिल्कुल। देखिए, हमें ना मतलब कलेक्टिव वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर बात करनी है। ये जो कुछ अभी हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली वी आर ओनली वर्किंग फॉर इंडिविजुअल वेस्टेड इंटरेस्ट्स, जिसकी वजह से ये हमें सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसा एजुकेशनल सिस्टम कैसा है हंगरी का? हंगरी का अच्छा है, अच्छा है। अब तो काफ़ी उन्होंने सिस्टम टाइट कर दिया दान साहब हंगरी का, और वहाँ पर ये है कि आपने बात शुरू की थी एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर उनका बड़ा अच्छा है। मतलब वो कंसल्ट करते हैं ज़्यादातर, हमने देखा है नीदरलैंड्स को। जो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर नपरादी, हाँ, उनकी एक इन्वेस्टमेंट थी, वो हमें एक जगह लेकर गए थे जहाँ पे वो एप्पल का मतलब एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था जहाँ पे वो ग्रो करते थे। उनकी इन्वेस्टमेंट भी थी। फिर वो वहाँ से एप्पल मीन खाने वाला एप्पल, जी, एप्पल कंपनी एप्पल कंपनी नहीं, एप्पल सेब खाने वाला सेब। ठीक ठीक। तो वो बड़ी क्वालिटी वाला एप्पल होता था, और वहाँ पे उनकी एक साथ ही R&D लैब भी थी।
जहाँ पर वो टेस्टिंग वगैरह करते थे, बाकायदा प्रोफेसर नफरादी ने हमें वहाँ विजिट करवाया था और वहीं पे ग्रो करते थे फिर, और वहीं से ही उनकी जो है वो सप्लाई चेन, वो फिर हमने देखा कि उसको QEC से मतलब सिस्टम भी उनका वहाँ था, और वो बेसिकली नीदरलैंड की कंपनी थी, वो उसको मैनेज करती थी और उसमें डिफरेंट मतलब पार्टनर्स थे जिनकी इन्वेस्टमेंट थी। और फिर वो जो एप्पल है, सेब है, वो डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर, लिडल के ऊपर, आल्डी के ऊपर, टेस्को के ऊपर और स्पार, इंटस्पार, इनके ऊपर आता होता था। तो इट वाज गुड। और क्योंकि एप्पल जो है ना सर, सेब जो है ना, वो मैं देखता होता था कि सुबह उनके किचन में पड़ा होता था। वो क्या है कि 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेब वो खाते हैं जी, वो मतलब सुबह उनके ना किचन में प्रोफेसर्स के पड़ा होता था। और वो मैं एक दिन अपने प्रोफेसर के पास गया तो मैं कहा सर, उसके पास एप्पल पड़ा होता, काफ़ी साइज में बड़ा था। मैंने कहा सर, दिस इज़ योर ब्रेकफास्ट? तो ही सेड इट, दिस इज़ मोर देन द ब्रेकफास्ट। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा सर आप कितनी मतलब हेल्दी और ऑर्गेनिक और एनर्जेटिक चीज़ खा रहे हैं सुबह, हम तो पराठे खाते हैं। तो पराठे क्या है? पराठे, चने, निहारी। मैंने कहा वी आर एक्चुअली बिल्डिंग अवर कोलेस्ट्रॉल बॉम्ब्स। हम अपने कोलेस्ट्रॉल बम बना रहे हैं अपनी बॉडी में, जो फिर बीपी और फिर जनाब किडनी को इफेक्ट होगा। और अनफॉर्चुनेटली तो हमारी ईटिंग हैबिट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी हैं, लेकिन उनकी बहुत अच्छी हैं। बहुत ज्यादा ऑयली और वो इस तरह की चीजें नहीं खाते। खा रहे होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग ड्रिंक करते हो उनमें। हमारा एक प्रोफेसर रॉबर्ट मेंडा था, वो कहता था मुझे बनाना बहुत पसंद है। तो वो ड्रिंक नहीं करता था, कहता था मैं नहीं करता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन कहते उसके फैमिली मेंबर्स अंडरस्टैंड करते हैं कि हेल्थ के लिहाज से कितना डैमेजिंग है। और वही बात आती है कि आप फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो बरतानिया के अंदर जो है ना, वो एक इनका है ड्रामा कॉप्स, जिसके अंदर वो आई बिलीव बरतानिया के ये, खैर उसमें वो ये कहती है कि फीमेल थी, उसका मैंने देखा, वो कहती है कि वही लोग बड़े नाइसर होते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स जितने भी सोसाइटी के अंदर और जो सिटी के अंदर होते हैं, स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर जितना उनके बिजी आवर्स गुजरते हैं, तो कहती है कि बड़े नाइस होते हैं, हमसे मिलते हैं, हेलो हाय करके जाते हैं। और फिर जब वो क्लब में जाते हैं, शराब पीते हैं, तो उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद हम उन्हीं से लड़ रहे होते हैं, उन्हीं को हम हैंडल कर रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं। अच्छा, उसका कहना है कि इसके लिए क्या किया जाए। उससे पूरा यूट्यूब पे मैंने देखा उसको, तो उसमें वो कहती है अगर शराब खत्म कर दें सारे मसले हल हो जाए। लेकिन बरतानिया की गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वो उसी से अर्न करते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स मनी जो है ना, वो शराब के बिजनेस से उनको मिलता है। तो ये अंडरस्टैंड करते हैं। ये अदनान साहब, मैं आपकी सॉरी टू कट यू, एक और बात आपको बताऊंगा। अच्छा देखिए अदनान साहब, हमारा एक यहाँ पे बड़ी गलत चीज ये है, अब वहाँ पे ना पोस्टा है, यानी पोस्ट ऑफिस। अच्छा, उसकी इतनी वैल्यू है, इतनी इम्पोर्टेंस है, क्या आप यकीन करें, कोई भी काम कर रहे ना, इवन हमारे पासपोर्ट आने हैं, ठीक है, ऑफिस से, तो वो वहाँ पे आएंगे, हमें लेटर मिलेगा, हम रिसीव करेंगे। हमने यहाँ पर ना पोस्ट ऑफिस के साथ साथ ना अपनी पैरेलल चीजें प्राइवेट डेवलप कर दी। यानी आप TCS को देखें, लेपर्ड को देख लें, ठीक है, कोरियर सर्विसेज, यानी हमने अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को सत्यानाश कर दिया और ऐसा माइंडसेट लोगों का बना दिया है कि मतलब ट्रस्ट ही नहीं करते लोकल के ऊपर नहीं, ठीक है। हालांकि वहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये तो खैर इश्तियाक साहब, एक अनदर डिबेट है कि पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक सेक्टर से हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका क्या है। मैं खुद रॉयल मेल लंदन में जॉब करता रहा हूँ और वन ऑफ द बेस्ट जो है वो उनकी है, और बड़ी बिजी होती थी। मैंने ऐसे, आप कैन यू इमेजिन, डोर टू डोर डाकिया नहीं, इस मैन वाले गेट पे हमने जाना है, डाकिया का काम भी किया है और 4-5 महीने की जॉब थी, और रॉयल मेल के अंदर सॉर्टिंग भी करना, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और लेकिन उनके सिस्टम बड़ा इनोवेटिव है, उन्होंने इनोवेशन को बड़ा इम्प्लीमेंट किया हुआ है और इनोवेशन है उनके रॉयल मेल के अंदर। और एक दो तो मैं बेसमेंट के अंदर गया तो सॉर्टिंग के लिए उनकी इतनी ज़बरदस्त मशीन है। वैसे तो मैनुअल सॉर्ट भी करते थे, उसको पिजन हाउस कहते हैं, पिजन हाउसेस बने हुए हैं
ठीक है। और उसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट, वहाँ पे आपको पता है पोस्ट कोड्स होते हैं। जैसे मेरे न्यूकासल के अंदर जब मैं रहता था तो NE3 2JB था, NE3 जो है 2JB जो है वो गॉसफर्द का था न्यूकासल के अंदर। तो वो इसी तरह पोस्ट कोड लगे होते हैं। पिजन हाउसेज में भी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, और लेकिन वहाँ पे बेसमेंट में जब गया तो जो इनके ऊपर बार कोड से लगे हुए ना टिकट, वो ऑटोमेटिक मशीन उनको सॉर्ट कर रही है, और इतनी तेजी से सॉर्ट कर रही है। तो वो अपने उन पब्लिक सेक्टर के अंदर इनोवेशन भी लेके आते हैं, और रॉयल मिल बड़ी ज़बरदस्त बरतानिया के अंदर काम कर रही है, यूके के अंदर, जिस तरह आपने बताया। तो ये चीज़ें हैं। खैर, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ गई है, रुकते उतरते हैं और फिर इंशाल्लाह इस गप को और इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।